हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी महीनों में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होने वाली न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए पूरे संपत्ति अंतरण अधिनियम को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पुराने वर्षों में विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को बिंदुवार लिया गया है। ये वीडियो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद इन सभी टॉपिक्स पर आपको एमसीक्यूज भी उपलब्ध कराए जाएंगे अलग वीडियो के माध्यम से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये एक लॉ फाइटर की बुक है। इस बुक के मैंने पीडीएफ बना करके आप लोगों के लिए इसे तैयार किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उत्तराखंड, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिए तैयार किया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। सो आप जो भी परीक्षार्थी उससे जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का केवल इतना उद्देश्य है कि आप स्टूडेंट्स आपस में अपनी जानकारियों को एक दूसरे को शेयर कर सके। जिसके पास जो भी अच्छे नोट्स हों वो एक दूसरे को प्रोवाइड करा सके। बस मेरा निवेदन यह है कि आप उस पर कोई भी अनावश्यक चर्चा या कोई आपसी बात ना करें तथा केवल ऐसे ही पोस्ट शेयर करें जो कि विधि से संबंधित तथा परीक्षा के लिए उपयोगी हो। चैप्टर 1 को देखेंगे जो कि प्रारंभिक विषय है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान वहां लागू होंगे जहां के पक्षकारों के कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के उपबंध अधिकांशतः स्थावर संपत्तियों पर लागू होते हैं, परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार की संपत्तियों के अंतरण पर भी लागू होते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी भी धारा में पद संपत्ति अर्थात संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। संपत्ति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1 जुलाई 1882 को प्रवर्तित हुआ था। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों को समावेशित करता है, अर्थात अपने अंदर समावेशित का तात्पर्य होता है समाये हुए है। संपत्ति अंतरण अधिनियम मात्र जीवित व्यक्तियों के अंतरण को विनियमित करता है। जीवित व्यक्तियों के बीच ही अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल जीवित व्यक्तियों के बीच के अंतरण के विषय में ही बताता है। ये वसीयतों पर लागू नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 मुस्लिम विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। ये धारा 2 बताती है। आगे निर्वचन खंड धारा 3 से ये प्रश्न है स्थावर संपत्ति के संबंध में कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में वर्णित है न कि धारा 2 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में वर्णित है न कि धारा 2 में। जमीन का पट्टा, राष्ट्रीय का अधिकार, अचल संपत्ति की आमदनी में हित, ये सब अचल संपत्ति है। जमीन का पट्टा कराना, राष्ट्रीय का अधिकार, राष्ट्रीय से जाने का अधिकार तथा अचल संपत्ति की आमदनी में हित, अर्थात किसी अचल संपत्ति से आपको कोई आमदनी हो रही है, कोई किराया प्राप्त हो रहा है तो वो सब अचल संपत्ति में शामिल है। जमीन, भूमि से प्राप्त फायदे तथा वे वस्तुएं जो कि भूमि से जुड़ी हुई हैं अचल संपत्ति। जमीन है, भूमि से प्राप्त फायदे हैं और वे वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं अचल संपत्तियां मानी जाती हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत फलदार वृक्ष चल संपत्ति नहीं माने गए, यानी यह अचल संपत्ति है। मार्ग का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, स्थावर संपत्ति के भाटक अर्थात किराया को वसूलने का अधिकार, यह सब अचल संपत्ति है। आगे हम चल एवं जंगम संपत्ति से देखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी से प्रश्न। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत खड़ा हुआ काष्ठ ये अचल संपत्ति नहीं है। उगने वाली फसलें अचल संपत्ति नहीं है क्योंकि इनको काट लिया जाता है। पूजा के अधिकार को स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। लिखत से क्या तात्पर्य है? धारा 3 के अनुसार लिखत में अवसीयती लिखत अविप्रेत है, अर्थात जो वसीयत नहीं है उसको लिखत के रूप में अविप्रेत किया गया है या बताया गया है। अनुप्रमाणित या अटेस्टेड से क्या तात्पर्य है? किसी भी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से अविप्रेत है और सर्वदा अविप्रेत रहा होना समझा जाएगा कि कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा उसका प्रमाणन होना आवश्यक है। अधिनियम के अंतर्गत लिखत को अनुप्रमाणित करने के लिए 2 साक्षी अपेक्षित होते हैं। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत भूमि में विनिर्दिष्ट चीजें जो कि भूमध्य की परिभाषा में सम्मिलित की गई है। अनुयोज्य दावा क्या है? निम्नलिखित अनुयोज्य दावा है। मुस्लिम महिला का अद्दत मेहर का दावा अनुयोज्य दावा है। बकाया किराए का दावा, भागीदारी के अंश तथा पेशगी धन की वापसी ये अनुयोज्य दावा है। अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि अनुयोज्य दावा है।
निम्नलिखित अनियोज्य दावे नहीं है। नुकसानी के लिए बाद लाने का अधिकार तथा डिक्री के अंतर्गत दिए धन प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनियोज्य दावा नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार अर्थात कॉपीराइट अनियोज्य दावा नहीं है। ऐसा कर्ज जो कि अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूति हो वह अधिनियम के अधीन अनियोज्य दावा नहीं है। एलएलबी की परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपए का भुगतान करने का वचन अधिनियम के अंतर्गत अनियोज्य दावा नहीं है। मध्यवर्ती लाभ का दावा अनियोज्य दावा नहीं है। जुगल किशोर सदाफ बनाम रॉक कॉटन कंपनी लिमिटेड के बाद में यह निर्णय किया गया था कि जहां एक डिक्री भविष्य में डिक्री का उपबंध करती है तो वह अनियोज्य दावा नहीं है। आगे सूचना को देखते हैं, नोटिस को। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण जहां पर कि लिखित अनिवार्यतः रजिस्ट्री योग्य न हो सूचना की कोटि में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 3 सूचना को परिभाषित करती है। अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तथ्य की किसी भी व्यक्ति को सूचना है तब यह कहा जाता है कि जब कि वह वास्तव में उस तथ्य को जानता हो। सूचना से तात्पर्य है कि वह उस व्यक्ति उस तथ्य को जानता हो तब यह सूचना की श्रेणी में आएगा। अध्याय 2 धारा 5 से लेकर के 55 तक उपबंध करता है। पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में बताता है, जिसमें कि पहला है जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा धारा 5 में दी हुई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 से लेकर के 37 तक जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अंतरण पर लागू होती है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जीवित व्यक्ति में कंपनी या एक निगम, एक संगम या व्यक्तियों का निकाय आता है। अधिनियम की धारा 5 संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय तथा दान के द्वारा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत आते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत उत्तराधिकार द्वारा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा अंतरण नहीं है। किसी भी संपत्ति के हक का परित्याग करना संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण नहीं माना गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का बंटवारा, विभाजन या अंतरण नहीं कहा जा सकता है। वायु, जल, प्रकाश का संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंध नहीं है। क्या अंतरित किया जा सकेगा, इसके संबंध में धारा 6 बताती है। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, किसको अंतरित किया जा सकेगा। अधिकार की संभावना मात्र पर आधारित है तो अंतरित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी की मात्र उत्तराधिकार की संभावना है कि ये व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा तो उत्तराधिकार की संभावना के आधार पर मात्र किसी के हित को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग होने के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। शोशामल बनाम हसन खान का वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6A से संबंधित वाद है। अधिष्ठायी स्थल से के साथ जुड़ा हुआ अधिकार अंतरणी है। अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः सुखाधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। अधिष्ठायी स्थल का तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा टुकड़ा जो कि आपके खेत से, मान लीजिए कोई रास्ता जो लगा हुआ है और उस रास्ते से या खेत से बिल्कुल नजदीक होकर के कोई रास्ता या मेड़ से लगा हुआ कोई रास्ता जा रहा है तो आप अधिष्ठायी स्थल से यानी जिसे आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में जो लगा हुआ हिस्सा है से पृथकतः सुखाधिकार, उसको आप जाने के जो हिस्सा है, जो रास्ता है, उसे आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यह है अधिष्ठायी स्थल से पृथक अर्थात अलग करके उसे आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो अधिष्ठायी स्थल से पृथक सुखाधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत, प्रद्भूत या अवधारित हो अंतरित नहीं किया जा सकता। भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है। विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अंतरित नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि के द्वारा वर्जित न हो अंतरित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 6 में 10 अपवाद दिए हुए हैं। आगे है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, ये धारा 7 बताती है। इस धाराओं पर भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न सेक्शन वाइज ही रहते हैं। संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो, अर्थात किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरण करने के लिए अवयस्क सक्षम नहीं है, जबकि लंगड़ा, अंधा, साधु आदि की अंतरण शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। संपत्ति के वैध अंतरण हेतु अंतरित संपत्ति को स्वीकार करने के लिए अंतरिती का सक्षम होना आवश्यक नहीं होता है। अंतरिती उसे कहा जाता है जिसके पास संपत्ति जा रही है, तो अंतरिती का सक्षम होना आवश्यक नहीं होता है।
आगे है मौखिक अंतरण, धारा 9 बताती है। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि मौखिक या मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि मौखिक अंतरण के संबंध में कौन सी धारा है, तो धारा 9 है। विधि के द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक किया जा सकता है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, धारा 10, संपत्ति को व्यनित से अवरुद्ध करने वाली शर्तें अर्थात बेचने से अवरुद्ध करने वाली शर्तें संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 में दी गई हैं। जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त को भी अवैध बनाती है, किंतु अंतरण वैध बना रहता है। जो ट्रांसफर की गई जो अंतरण है वो वैध बना रहता है और अवरुद्ध करने वाली शर्तों को अवैध बनाती है, अर्थात वो शर्तें जो अवैध रहती हैं। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं देगा, यह शर्त वैध है। क अपने मकान ख को इस शर्त के साथ में विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता, तो यह विक्रय विद्यमान है, किंतु शर्त शून्य है। आगे है सृष्ट हित के विरुद्ध निबंधन, ये धारा 11 में है। अधिनियम की धारा 11 सृजित हित के विरुद्ध निबंधन से संबंधित है। धारा 11 सृजित हित के विरुद्ध निबंधन से संबंधित है। ताल्क बनाम मोक्षहे का बाद सृष्ट हित के विरुद्ध निबंधन पर अग्र निर्णय है, अर्थात लीडिंग केस है। धारा 11 तब लागू होगी जबकि संपत्ति में अंतरित हित पूर्ण हो जाता हो। धारा 11 तब लागू होती है जबकि संपत्ति में जो अंतरित हित है वो पूर्ण या अत्यंतिक हो। का एक ग्रह ख को इस शर्त के साथ में विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता है, यह विक्रय विद्यमान है, किंतु यह शर्त शून्य है। नेक्स्ट है कि क अपनी कृषि भूमि ख को बेचता है इस शर्त के साथ कि ख भूमि से गेहूं बो सकता है, भूमि में गेहूं बो सकता है, किंतु धान की फसल पैदा नहीं कर सकता। यह अंतरण वैध है। इसके आधार पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो वैध है, लेकिन ऐसी शर्त जो है वो शून्य है कि आप केवल धान के लिए कह दिया और गेहूं के लिए नहीं कहा, या गेहूं के लिए शर्त लगा दी, तो ऐसा जो शर्त है वो शून्य मानी गई है। आगे है कि अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, अर्थात कोई अनबोर्न पर्सन जिसका जन्म नहीं हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न पर्सन। तो अधिनियम की धारा 13 अजात व्यक्ति अर्थात अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण का प्रावधान करती है। एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में ट्रस्ट बना करके संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? ट्रस्ट बना करके संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक होता है। पहला है कि जीवित व्यक्ति के पक्ष में अंतरित संपत्ति में पूर्ण जीवन कालिक हित हो, यानी उससे पहले जो जीवित व्यक्ति थे जिनको संपत्ति ट्रांसफर की गई थी, तो उनके पक्ष में अंतरित जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी संपत्ति में पूर्ण जीवन कालिक उनका हित होना चाहिए। अंतिम जीवन कालिक हित समाप्त होने से पूर्व अजात व्यक्ति जन्म ले ले। जिस व्यक्ति के जो लास्ट वाला व्यक्ति था जिसको संपत्ति ट्रांसफर की गई थी, उसके जीवन कालिक उसका हित समाप्त होने से पहले जो अजन्मा व्यक्ति है उसका जन्म लेना आवश्यक है, और अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अत्यंतिक हित दिया जाता हो। अजन्मे व्यक्ति के हित में जो हित है वो अत्यंतिक दिया जाना हो। नेक्स्ट है कि क अपनी संपत्ति व को उसके जीवन पर्यंत के लिए और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य है। आगे है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये धारा 14 बताती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उपबंध करती है। यह नियम लोक नीति पर आधारित है। प्रश्न सीधे पूछा जाता है। हिबटवी बनाम मिचेल 1980 के बाद में दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को मान्यता मिली थी। इस बाद में यह निर्णय किया गया था कि इस नियम में संपत्ति प्राप्त करने की दोहरी संभावना इसीलिए है क्योंकि अजात व्यक्ति का जन्म लेना अनिश्चित है जिसे कि आजीवन हित दिया जा रहा है। ऐसे अजात व्यक्ति के संतानों का जन्म लेना भी अनिश्चित है। रमेश और किशोर ने आपस में संविदा किया कि रमेश और उसके वंशज किशोर तथा उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त करेंगे। यह संविदा शाश्वतता के विरुद्ध होने के कारण शून्य है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के निम्नलिखित अपवाद है। लोकहित, लोक लाभ, जनहित के लिए अंतरण जैसे कि दान के लिए स्थायी शाश्वतता का अंतरण, व्यक्तिगत प्रसंविदाएं अर्थात व्यवहार, भार एवं बंधक, नेतृत्व, ऐसा कोष जो कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया है।
आगे है निहित हित, ये धारा 19 बताती है। अजन्मा व्यक्ति अर्थात अनबोर्न पर्सन अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर अपने जन्म पर ही निहित हित अर्जित कर सकता है, अर्थात वह जब तक उसका जन्म नहीं होता जब तक वो उस हित को अर्जित नहीं कर सकता है। धारा ये 19 जो है निहित हित के विषय में बताती है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। धारा 17 संचयन के निर्देश, धारा 21 समाश्रित हित तथा धारा 48 अंतरण द्वारा सृजित अधिकारों की पूर्वता से संबंधित है। धारा 17 संचयन के संबंध में, संचयन के लिए निर्देश है, तथा धारा 21 समाश्रित हित तथा धारा 48 अंतरण द्वारा सृजित अधिकारों की पूर्वता से संबंधित है। जहाँ की संपत्ति अंतरण में उस संपत्ति में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चितता घटना के घटित होने ही प्रभावी होने के लिए स्पष्ट किया गया हो, तब ऐसा अंतरण समाश्रित हित अथवा धारा 21 के अंतर्गत आएगा और कहा जाएगा। नेक्स्ट है सशर्त अंतरण, ये धारा 25 में है, अर्थात कंडीशनल ट्रांसफर। इस धारा में 3 प्रकार की शर्त पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती या उत्तरवर्ती तथा समपार्श्विक वर्णित है। पहली हो गई पूर्ववर्ती, दूसरी हो गई पश्चातवर्ती या उत्तरवर्ती तथा तीसरी है समपार्श्विक। ये दी हुई है। ख को क एक खेत का पट्टा इस शर्त पर करता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, इस तरह किया हुआ पट्टा ये शून्य है। ख को 500 रुपए इस शर्त पर देता है कि ख की पुत्री ग से विवाह करेगा, अंतरण के दिन ग की मृत्यु हो जाती है। यह अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत शून्य है। अपने भतीजी ब को 5000 रुपए इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का परित्याग करते, ऐसा अंतरण शून्य है। आगे है प्रोभाव्य शर्त की पूर्ति, धारा 26। किसी भी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब शर्त का सार्थ अनुपालन कर दिया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 26 यथा समीप के सिद्धांत का वर्णन करती है। 500 रुपए ब को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह स, द और ई की सम्मति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, स और द की सम्मति से ब विवाह कर लेता है। यहाँ यह समझा जाएगा कि ब ने शर्त को पूरा कर दिया है, अर्थात जो सार्थक शर्त की बात ऊपर कही गई है कि उसके समीपता का जो सिद्धांत बताया गया कि वो मर गया था लेकिन अन्य दो से वह अनुमति लेने के बाद विवाह करता है, तो शर्त यहाँ पर पूरी हो गई है। एक्स इस शर्त पर बाई को 5000 रुपए अंतरित करता है कि वह ए, बी एवं सी की सम्मति से विवाह करेगा। बाई ए, बी एवं सी की सम्मति के बिना विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उनकी सम्मति अप्राप्त कर लेता है, तो बाई ने शर्त पूरी नहीं की है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 26 एवं 29 से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के विनिहित होने के विरोध में है। आगे धारा 27 है कि इस शर्त पर कि उसकी मृत्यु के पश्चात 3 मास के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा ख को, और यदि वह ऐसा करने से उपेक्षा करे तो ग को 500 रुपए अंतरित करता है। क के जीवन काल में ख की मृत्यु हो जाती है, ग के पक्ष में व्यय प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ जो मृत्यु है वो ख की हो रही है, पहले ख के लिए ट्रांसफर हो रहा था, पट्टा करने की बात कही गई थी, तो यहाँ ख की मृत्यु हो जाती है तो ग के पक्ष में ऐसा जो व्ययन है वो प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट है कि क अपनी पत्नी की संपत्ति अंतरित करता है इस शर्त के साथ कि यदि क की पत्नी क के जीवन काल में ही मर जाए तो वह संपत्ति ख को अंतरित हो जाएगी। क और उसकी पत्नी ऐसी परिस्थितियों में एक साथ विनष्ट हो जाते हैं कि यह साबित करना असंभव हो जाता है कि वह कौन पहले मरे, तो ख के पक्ष में व्ययन प्रभावी नहीं होगा। धारा 29 उत्तर भाव्य की शर्त की पूर्ति के विषय बताती है। अब 500 रुपए ब को उसके प्राप्त होने या विवाह करने पर उसके दिए जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि ब अप्राप्त ही मर जाए या स की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपए द को मिलेंगे। ब केवल 17 वर्ष की आयु में ही और ग की सम्मति के बिना विवाह करता है तो 500 रुपए द को मिलेंगे। उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति धारा 29 में संबंधित है, जबकि धारा 30 में वर्णित है कि पूर्विक व्ययन का परत्तर व्ययन की अविध मान्यता के द्वारा प्रभावित होना। निम्न की धारा सही सुमेलित है। धारा 21 समाश्रित हित को बताती है, धारा 17 संचयन के लिए निर्देश को बताती है और धारा 48 अंतरण के द्वारा श्रेष्ठ अधिकारों की पूर्विकता को बताती है। आगे है पूर्विक व्ययन के बाद वाले व्ययन की अविध मान्यता के द्वारा प्रभावित न होना। इसके संबंध में धारा 30 बताती है। धारा 30 पूर्विक व्ययन के बाद वाले व्ययन की अविध मान्यता के द्वारा प्रभावित न होने के संबंध में है।
यह है कि क एक फार्म ख को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का अभित्यजन न करे तो ग को अंतरित करता है। ख अपने जीवन पर्यंत फार्म की ऐसी हकदार है कि मानो शर्त अंतः स्थापित थी ही नहीं। निर्वाचन कब आवश्यक है, ये धारा 45 बताती है। निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में दिया हुआ है। चुनाव का सिद्धांत हिंदू, मुसलमान एवं ईसाइयों पर समान रूप से लागू होता है। निर्वाचन अर्थात चुनाव। यद्यपि यह धारा अध्याय 2 मुसलमानों पर लागू नहीं होती है, तथापि निर्वाचन के सिद्धांत को सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के बाद में लागू किया गया था। दो अधिकारों में से चुनना जहां पर यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था, निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। अधिनियम के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार यह है कि एक व्यक्ति जो कि लिखित का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए। निर्वाचन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। पहला है संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण। दूसरा है एक ही संविवाद। तीसरा है लाभ और दान। अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि एक संपत्ति का स्वामी अंतरण से विसम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतरित प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। अंतरण अनुग्राहक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक बन जाता है, जबकि अंतरण अनुग्राहक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है। अंतरण अनुग्राहक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो। और सी है कि अंतरण प्रतिफलार्थ हो। आगे है कि सुल्तानपुर की खेत स की संपत्ति, सुल्तानपुर का कोई खेत है जो कि स की संपत्ति है और उसका मूल्य 80,000 रुपए है और उसे दान की लिखत के द्वारा ब को अंकित करने की प्रवंचना करता है, इच्छा रखता है और उसी लिखत के द्वारा स को 10,000 रुपए दे देता है और उसी लिखत के द्वारा वो स को जो है 10,000 रुपए दे देता है और निर्वाचन के पहले मर जाता है। ब अ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। नेक्स्ट है कि अंतरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद निर्वाचन करना, वहां निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कूपर बनाम कूपर 1874 का बाद चुनाव के सिद्धांत से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। चुनाव के सिद्धांत से संबंधित जो मामला बाद कौन सा है? अगला है अन्य अपना कमरा 100 रुपए मासिक किराए पर दे रखा है जो कि महीने की अंतिम तारीख को दे होता है और उस मकान को ब को 15 जून को बेच देता है तो 30 जून को अ को 50 रुपए तथा ब को 50 रुपए मिलेंगे। संपत्ति अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 अंशदान के सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम देखते हैं धारा 38 से लेकर के 53A के बीच में जो कि स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंध रखती है, जिसमें दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण, ये धारा 41 में बताया गया है। दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में निर्धारित किया गया है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अधिनियम की धारा 41 विबंध विधि का सांविधिक प्रवर्तन है और यह सत्य है। राजकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन का वाद दृश्यमान स्वामी से संबंधित है। इसमें न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को धारा 41 में समाविष्ट किया गया है। इस बाद में यह निर्णित किया गया है कि जहां पर के अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंतरण किया जाना है और अंतरित संपत्ति में वह बाद में हित सृजित कर लेता है तो वहां अंतरण वैध होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है। पहला है कि अंतरण प्रतिफलार्थ हो। दूसरा है कि अंतरित अंतरण को प्रभावी बनाने का विकल्प चुनता है और तीसरा है कि अंतरण भी संविदा अस्तित्व में होनी चाहिए। जबकि अंतरित ने यह अविनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था युक्त सावधानी बरती, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि अंतरक हित अर्जित नहीं किया है, यदि अंतरक ने हित अर्जित नहीं किया होता तब अंतरित के लिए उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन अनिवार्य होता। आगे है कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिग्रहित संपत्ति को ऐसे अंतरित को प्रदान करना आवश्यक है जिसने कि उसके मिथ्या विपदेशन पर कार्य किया है तथा जो कि उसे प्राप्त नहीं हो सकता है उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचाई है तो विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण कहलाता है। धारा 41 व्यपदेशन का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता। पहला है विचाराधीन के बाद, विचाराधीन बाद के सिद्धांत में बिना प्रतिफल के और धारा 47 पंजीकरण अधिनियम में एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत के सूत्र को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 से 41 और 43 में समाहित किया गया है। सूरज रतन थीरानी बनाम आजमाबाद टी कंपनी लिमिटेड AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 295 का बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 से संबंधित है।
आगे है धारा 43 पर आधारित प्रश्न है। जो कि एक हिंदू है, अपने पिता से अलग होकर के 3 खेत क्षत्रज्ञ यह व्यपदेशन करते हुए स को बेच देता है कि अ उन्हें अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से ग खेत अ का नहीं है, किंतु व की मृत्यु के बाद वारिस के रूप में ग खेत को अप्राप्त कर लेता है। स ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है। अ से स अपेक्षा कर सकता है कि अ उसे ग खेत प्रदत्त करे। धारा 46 सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण के संबंध को बताती है। जहां कोई भी अचल संपत्ति उसमें सुभिन्न अर्थात अलग हित रखने वाले कई व्यक्तियों के द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, तो वहां वे अंतरक जबकि संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हों, प्रतिफल में से बराबर का अंश पाने के हकदार होते हैं। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर मौजे में अ का हिस्सा आधा एवं ब तथा स का हिस्सा एक चौथाई है। इसमें से वे उस मौजे के 8वें अंश को लालपुर मौजे में से 1/4 अंश से विनियमित करते हैं। कोई भी तत्प्रतिकूलित करार नहीं है, इसीलिए अ लालपुर में 8वें अंश का एवं व तथा स प्रत्येक 16वें अंश के हकदार है। धारा 50 में है कि अ एक खेत को 1000 रुपए किराए पर देता है और खेत स को अंतरित करता है। ब अंतरण के पश्चात भी सद्भाव से अ को किराया देता है, जबकि इस अंतरण के पश्चात किराए के वसूल करने के लिए स ब के विरुद्ध दावा करता है। यहाँ चूंकि ब ने अ को सद्भाव से किराया चुकाया है, क्योंकि उसे अंतरण की सूचना नहीं थी, अतः वह किराया वसूल नहीं कर सकता। आगे है कि ख को एक खेत 50 रुपए रेंट पर देता है, फिर खेत ग को अंतरित करता है। ख अंतरण की कोई भी सूचना न रखते हुए सद्भावना पूर्वक क को भारक देता है अर्थात किराया देता है। ख इस प्रकार दिए गए भारक से अर्थात चार्जेबल नहीं है। असद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका अत्यंतिक हक है, ब की भूमि पर फसल बो देता है। उसकी बेदखली के समय फसल उगी हुई है और संपूर्ण फसल का हकदार है। धारा 52 पर आधारित है। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। धारा 52 में बताया गया संपत्ति संबंधी वाद जो लंबित है, उस पर ऐसी स्थिति में भी आप संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। इसमें बताया गया तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में लंबित वाद का सिद्धांत वर्णित है। लिस पेंडस का अर्थ होता है कि एक ऐसा वाद जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। बेलामी बनाम सेवाइन के बाद में लंबित वाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इस मामले में न्यायाधीश टर्नर ने यह अभिनिश्चित किया था कि इस सिद्धांत का आधार यह है कि वह बिल्कुल ही असंभव होगा कि किसी भी वाद या कार्रवाई को उसकी सफल परिणति तक ले जाया जाएगा यदि वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति दी जाए। लंबित वाद का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है। आगे है फैयाज हुसैन बनाम प्राग नारायण। 34 इंडियन अपील 102 के बाद में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 52 में समाविष्ट या अंतर्विष्ट लंबित वाद का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है। संविदा के विनिर्दिष्ट अंतों के ऐसे वाद जो कि अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित हैं पर वाद लंबन का नियम लागू होता है। आगे है विचाराधीन वाद का सिद्धांत तब लागू होता है जबकि संपत्ति अचल होती है, जहां पर के अंतरण विचारण न्यायालय के डिक्री के पश्चात किंतु अपील के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व किया गया हो, अर्थात निष्पादन कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान। जबकि वाद या कार्रवाई जिसमें कि स्थावर संपत्ति का हक दो व्यक्तियों के बीच लंबित है तथा उनमें से एक उस संपत्ति का विक्रय कर देता है और उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन हो जिसमें कि वाद लंबित है। आगे है कि वाद दुराव के वादियों के बीच में दुरभि संधि नहीं है तथा वाद का कार्यवाही जिसमें कि संपत्ति के अधिकार का प्रत्यक्ष या निर्दिष्ट प्रश्न होना चाहिए। विचाराधीन वाद के सिद्धांत निम्न संविवारों पर लागू नहीं होते हैं, जबकि वाद सद्भावना पूर्वक नहीं बल्कि तो दुराभि संधि भी कह सकते हैं में किया गया हो। चल संपत्ति का कोई भी अधिकार प्रश्नगत हो, संपत्ति न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारता के बाहर हो तथा वाद में समन निर्वाह के पूर्व संविवार हुआ हो। आगे धारा 53 ये कपटपूर्ण अंतरण के संबंध में बताती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण का उपबंध किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है।
कपटपूर्ण अंतरण ये शून्यकरणीय होता है। मुसहर साहू बनाम हाकिम लाल इंडियन अपील 104 प्रीवी काउंसिल के बाद में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 जो कि कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है, जिसे प्रीवी काउंसिल के द्वारा निर्णित किया गया था। नेक्स्ट है 53 का, जो कि भागिक पालन से संबंधित है, पार्ट परफॉर्मेंस। भागिक पालन या अंशतः पालन, भागिक अर्थात किसी भी थोड़े से पार्ट का पालन कर लेना, ये भागिक पालन कहलाता है। भागिक पालन अर्थात पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में उपबंधित है। प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड का बात भागिक पालन के सिद्धांत से संबंधित है। इस बाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 53 का अंततः प्रतिवादी के लिए किसी भी हक का सृजन नहीं करती है, अपितु उसे अपने कब्जे को बचाने के लिए अधिकार प्रदान करती है। भागिक पालन के सिद्धांत पर मोहम्मद मुस्सा बनाम अशोक कुमार गांगुली एक अग्रनिर्णय अर्थात रीडिंग केस है। मेडिसन बनाम एंडरसन, आरिफ बनाम यदुनाथ, मियां पीर बख्श बनाम मोहम्मद लाहर तथा मानक लाल मनमुख भाई बनाम होसल जी जमशेद, ये वाद भी लंबित वाद से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A के अंतर्गत दिया गया भागिक पालन का सिद्धांत एक कानूनी अधिकार है तथा बचाव में उपलब्ध है। अंतर्गति के द्वारा इस धारा के प्रावधानों का प्रयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता। यह सही है कि भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A में यह सिद्धांत वर्णित है कि किसी भी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत कब्जाधिकारी हस्तांतरित पर किसी भी कार्रवाई का अधिकार प्रदान नहीं करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A आंशिक पालन के सिद्धांत के लिए आंशिक पालन का सिद्धांत जो है के लिए यह जरूरी नहीं है कि संविदा चल संपत्ति के लिए हो। ऐसा कोई भी असंदिग्ध कार्य जो कि अविकथित से अन्य संविदा से संदर्भित किए जाने योग्य न हो, भागिक पालन गठित नहीं करेगा। भागिक पालन के मामले में अंतर्गति को नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है। अधिनियम के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है: मौखिक संविदाओं पर, खड़ी इमारती लकड़ी पर तथा कोई यदि विषय वस्तु घास हो। आगे अध्याय 3 जो कि स्थावर संपत्ति के विक्रय के संबंध में है, जिसमें विक्रय की परिभाषा धारा 54 में दी हुई है। कीमत का नकद भुगतान विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है। विक्रय पद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में परिभाषित किया गया है। विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो कि दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया गया हो और जिसका कोई भी भाग दे दिया गया हो एवं कोई भाग देने का वचन दिया गया हो। अधिनियम के अंतर्गत विक्रय के द्वारा अंतरण की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति हो सकती है। धारा 54 के अंतर्गत अंतरण लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकते हैं, मगर मूर्त अचल संपत्ति का विक्रय यदि उसका मूल्य 100 रुपए से कम है, जैसे कि 70 रुपए, 80 रुपए या 90 रुपए है, तो उसका अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति के विक्रय पत्र अर्थात दस्तावेज के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। संपत्ति के अंतरण में विक्रेता तब तक संपत्ति के धारकों और लाभों का हकदार है जब तक कि उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत नहीं किया जाए, संक्रांत नहीं हो जाए। बकी द्वारा अनाधिकृत बकी ओर से स्थावर संपत्ति खरीदता है। द्वारा अनाधिकृत बकी ओर से स्थावर संपत्ति खरीदता है जिस पर के विलंगम की सूचना है, बाद में उस क्रय का अनुसमर्थन करता है और मूल्य चुका देता है। उन परिस्थितियों में विधि यह मानकर चलती है कि प्रारंभ से ही ब का अभिकर्ता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 56 और 81 में क्रम बंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 4 स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में बंधक के सिद्धांत का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 58 का बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन तथा बंधक विलेख को परिभाषित करती है। ये सभी परिभाषाएं इस धारा 58 क में है। ये परिभाषाएं कई बार पूछी गई है। बंधक में स्वामित्व का अंतर नहीं होता है, बल्कि हित का अंतर होता है। अधिनियम की धारा 58 क के अंतर्गत परिभाषित बंधक के हित में
हित के अंतरण का वचन दिया जाना आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा 58 में 6 प्रकार के बंधक वर्णित हैं, जो कि निम्न है। 58 ख, ये सादा बंधक अर्थात साधारण बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए। जहां बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का पर्दा नहीं किया जाता है, उसे साधा बंधक कहते हैं। 58 ग, सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक, संपत्ति के पुनः अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक नहीं है। प्रोबंध की उपचार सशर्त विक्रय के विरुद्ध उपलब्ध है। 58 घ, ये भाग बंधक विषय बताता है। अधिनियम की धारा 58 घ, ये भोग बंधक से संबंध रखती है। भोग बंधक है, भाग बंधक नहीं है। भोग बंधक में बंधकदार संपत्ति का आधिपत्य ले लेता है, उसे धारकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है, जब तक कि बंधक धन अदा नहीं किया जाता। 58 का अंग, ये अंग्रेजी बंधक है, इंग्लिश मॉर्गेज है। अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज बंधक धन के संदाय का सादा एवं अंग्रेजी बंधक में व्यक्तिगत दायित्व होता है, अर्थात उस व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व बन जाता है। 58 च, हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को बताता है। हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक साम्यक बंधक कहते हैं, अर्थात हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा जो बंधक बनता है उसे बंधक साम्यक बंधक कहा जाता है। 58 का छ, ये विलक्षण बंधक को बताता है। प्रत्याशन साम्यपूर्ण बंधक का प्रकार विनिर्दिष्टतया उल्लिखित नहीं है। हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को लिखित एवं पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होता है। आगे है कि अन्य बसे ऐसी संपत्ति के हक विलेखों को मुंबई में निक्षेप करके कुछ धन उधार लिया, जो इस संपत्ति भोपालपुरा में अवस्थित है। भोपालपुरा अधिसूचित शहर नहीं है। बंधक का मुंबई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। बने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए बात प्रस्तुत किया। यहाँ बंधक वैध है, क्योंकि मुंबई से बाहर स्थित संपत्ति का बंधक मुंबई में हक विलेखों के निक्षेपों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बंधक द्वारा अपनी संपत्ति ब को इस शर्त के साथ अंकित करता है कि 10 वर्ष तक ब संपत्ति की आय से बंधक धन प्राप्त करेगा और उसके बाद शेष रकम की अदायगी करके संपत्ति का मोचन करा लेगा। यह विलक्षण बंधक है। आगे है ऋण का मौखिक समावेशन का अंतरण जो है ये वैध है। नेक्स्ट है कि बंधक कब हस्तांतरण पत्र के द्वारा किया जाना चाहिए, इसके संबंध में धारा 59 बताती है। जहां की प्रतिपूर्ति मूलधन 100 रुपए है, वहां जो भी हक विलेखों के निक्षेपों के द्वारा बंधक से भिन्न है के बारे में निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। बंधककर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए और दृष्टिगत लिखित होना चाहिए, लेकिन मौखिक रूप से अनुरोध किया जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार, धारा 60 बताती है। बंधक के मामले में जबकि बंधककर्ता के द्वारा ऋण की अदायगी कर दी जाती है, तब बंधककर्ता अपनी प्रतिपूर्ति वापस पाने का अधिकार रखता है। यह मोचन का अधिकार कहलाता है। बंधक धन देय होने के बाद में किसी भी समय बंधककर्ता या बंधक संपत्ति में बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। बंधक धन के मोचन की रीति, मोचन के लिए न्यायालय से में धन जमा करके, बंधकदार को बंधक धन का भुगतान करके अथवा निविदा करके, और मोचन के लिए नियमित वाद प्रस्तुत करके। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 बंधक डिक्री पर भी लागू होती है। मोचन के अधिकार को निरावृत नहीं किया जा सकता है। विमोचन के अधिकार को संबंधित प्रमुख वाद, मोचन के अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद निम्नलिखित हैं। स्टेनली बनाम वाइल्ड, नॉक्स बनाम राइस, क्रेगलिगर बनाम न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड। अधिनियम की धारा 61 समेकन के सिद्धांत से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63 एवं 70 दोनों बंधक संपत्ति से में अनुवृद्धि से संबंधित है। धारा 63 के अंतर्गत अनुवृद्धि का हकदार बंधकदार होता है, जबकि धारा 70 के अंतर्गत अनुवृद्धि का हकदार बंधकदार होता है। अर्थात धारा 63 के अंतर्गत जो अनुवृद्धि का जो हकदार है वो बंधक करता है, और जबकि धारा 70 के अंतर्गत अनुवृद्धि का जो हकदार है वो बंधकदार है। धारा 63 बंधकदार के कब्जे की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान होती है। तत्प्रतिकूलित संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर
ऐसी अनुवृत्ति का बंधककर्ता हकदार होता है। अधिनियम की धारा 65 को बंधककर्ता को पट्टा करने की शक्ति के विषय में बताती है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के अर्थों में वाद द्वारा बंधकदार को उपचार है। वाद के द्वारा बंधकदार को जो उपचार दिए गए वो प्रोबंध का या जब्ती का, ये दो अधिकार दिए गए। प्रोबंध का अर्थ होता है कि बंधककर्ता के द्वारा अपनी संपत्ति का मोचन कराने से अत्यंतिक रोक, अर्थात जिसने संपत्ति को बंधक रखा है वह अपनी संपत्ति को छुड़ा न सके, तो इसके लिए अत्यंतिक रोक का प्रावधान जो प्रोबंध से तात्पर्य रखता है। न्यायालय से ऐसी डिग्री प्राप्त कराने का अधिकार के बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से अत्यंतिक रूप से विवर्जित रहे, अर्थात न्यायालय से कोई इस तरह की डिग्री प्राप्त करे जिससे कि जो बंधक करता है वो अपनी संपत्ति का मोचन न करा सके, तो इसे प्रोबंध का अधिकार कहलाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69A में प्रापक अर्थात रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 73 प्रतिस्थापित प्रतिपूर्ति के सिद्धांत का विमोचन की विवेचना करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 76 में कब्जा बंधकदार के वैधानिक दायित्वों को बताया गया है। बहुचर्चित नियम मोचन ऊपर की ओर और प्रोबंध नीचे को, मोचन ऊपर की ओर है और प्रोबंध नीचे को है, धारा 51 का एवं 94 में सम्मिलित है। देखिए मोचन ऊपर की ओर क्यों कहा गया कि क्योंकि जब वो अपनी संपत्ति को छुड़ा लेगा तो मोचन वाली बात आ गई, अर्थात सामने वाले का बेनिफिट है। और प्रोबंध नीचे की ओर अर्थात प्रोबंध के द्वारा वो जिसके पास ऐसी जमीन रखी हुई है, बंधक रखी हुई है, तो वो उसको न छुड़ा, सामने वाला व्यक्ति उसको न ले पाए, तो इसके संबंध में शब्द यूज किया गया है प्रोबंध नीचे को। तो ये धारा 91A तथा 94 में सम्मिलित है। आगे है प्रत्याशन का सिद्धांत, धारा 92 में लागू होता है। प्रत्याशन का अर्थ होता है कि एक दूसरे के स्थान पर स्थापित होना, अर्थात बंधक के मामले में बंधकदार से भिन्न व्यक्ति के द्वारा बंधक ऋण चुका करके उसकी जगह पर प्रतिस्थापित होने को प्रत्याशन कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उस बंधक के संबंध में रखी संपत्ति के बंधक के संबंध में उसका ऋण चुका देता है तो उसे प्रत्याशन कहा जाता है, और इस पूरे नियम को जो प्रत्याशन का सिद्धांत कहा गया है। अधिनियम की धारा 81 प्रतिभूतियों के क्रम बंधन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 82 बंधक ऋण की बाबत अभिदाय का प्रावधान करती है। यदि क्रम बंधन एवं अभिदाय में विरोध हो तो क्रम बंधन को वरीयता दी जाएगी। बंधक की गई स्थावर संपत्ति के मोचन कराने के लिए दावेदार के लिए 30 वर्ष की परिसीमा काल है। आगे चार्ज के विषय में भार धारा 100 से 104 के बीच में है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 104 में भार को परिभाषित किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन भार का सृजन पक्षकारों के कृत्य द्वारा व विधि की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 103 में लागू नहीं होता है, जबकि धारा 39, 40 एवं 100 में ये लागू होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संगत नियम बनाने की शक्ति उच्च न्यायालय की है। आगे अध्याय 5 स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में है। पट्टे की परिभाषा धारा 105 में है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में पट्टा अर्थात अचल संपत्ति से संबंधित है। पट्टा अचल संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का अंतरण है। पट्टे के द्वारा हम जमीन किसी दूसरे को दे देते हैं तो उपभोग करने के केवल अधिकार का अंतरण है। केवल आप जब पट्टे की टाइम अवधि खत्म हो जाएगी तो आप वापस उसको कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है कि उपभोग करने के अधिकार का केवल अंतरण है। पट्टा केवल निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए ही किया जा सकता है, एक निश्चित अवधि के लिए ही पट्टा किया जा सकता है। आगे है लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि, ये धारा 106 बताती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के प्रावधानों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ये 31 दिसंबर 2002 से लागू हुए थे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत लिखित संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि वर्ष से वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है कृषि प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा सामान्य वर्षानुबंधी होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत तथ्य प्रतिकूलित संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो और विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा वर्षानुवर्षी समझा जाएगा। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा या तो पट्टाकर्ता पट्टेदार द्वारा 6 मास की ऐसी सूचना के द्वारा पर्यवसन है जिसका के अवसान किसी भी अधिवृत्ति
अविधृति वर्ष के अंत के साथ में हो जाता है। पर्यावसान का तात्पर्य होता है समाप्त हो जाना। अन्य प्रयोजनों के लिए संपत्ति का पट्टा मासानुमासी समझा जाएगा, अर्थात मंथ बाई मंथ। अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टा पट्टाकर्ता या पट्टाधारी की मांग पर 15 दिन की सूचना के द्वारा पर्यावसान कर दिया जाएगा। यदि एक अचल संपत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी मासिक है तो ऐसी भाड़ेदारी की समाप्ति के लिए लिखित में 15 दिन पहले 15 दिन की सूचना देनी होगी। प्रश्न है कि अ एक ग्रह ब को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। ब ग्रह स को 1000 रुपए मासिक भारत पर स को दे देता है। 5 वर्ष के अवसान हो जाने पर भी स ग्रह में कब्जे स जो है उस घर पर कब्जा कायम रखता है और अ को भारत देता रहता है। तो स पट्टा स के द्वारा जो घर का जो किराया दिया जा रहा है उसका तात्पर्य है कि पट्टा जो है मासानुमास नवीनीकृत होता रहता है, अर्थात उसका पट्टे का नवीनीकरण हुआ है। पट्टे कैसे किए जाते हैं? स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक का पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा ही किया जा सकेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति मासानुमासी पट्टा या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा, कब्जे प्रदान सहित मौखिक करार के द्वारा किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है पट्टे का पर्यावसान। ये धारा 111 में है, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज is dealt with under the Transfer of Property Act 1882 इस सेक्शन 111, अर्थात इसका जो प्रावधान है वो एक सेक्शन 111 में किया गया है। निम्न स्थिति में पट्टे का पर्यावसान हो सकता है। पहला है निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर, और दूसरा है विलोपन के द्वारा, और तीसरा है पट्टाकर्ता के हित अथवा शक्ति के पर्यावसान पर। यदि पट्टादाता एवं पट्टा ग्रहीता के स्वत्व एक ही व्यक्ति में उसी अवधि में विष्ठित हो जाते हैं तो पट्टे का समापन हो जाता है। अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर संपहरण के द्वारा पट्टे का पर्यावसान हो जाता है, अर्थात कोई शर्त लागू थी और शर्त भंग कर दी जाती है या उसको माना नहीं जाता तो भी पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। जबकि पट्टेदार दिवालिया हो जाए तब अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है, अर्थात यदि पट्टाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है। छोड़ देने की सूचना भी तामील के द्वारा या समाप्ति की नोटिस की तामील के द्वारा भी स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान मौखिक सूचना के द्वारा होगा। निम्नलिखित का मौखिक अंतरण नहीं किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति का दान, अन्योज्य दावों का अंतरण तथा स्थावर संपत्ति का विक्रय जो कि 100 रुपए से अधिक हो, जबकि पट्टे का मौखिक त्याग किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है। आगे हम अध्याय 6 जो कि विनिमय के विषय में है, विनिमय की परिभाषा ये धारा 118 में दी हुई है। धारा 118 से 121 ये विनियमों के बारे में है। धारा 118 विनियम को परिभाषित करती है। जबकि दो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के स्वामित्व के लिए आपस में अदला बदली करते हैं तब यह साम्यवाद विनिमय कहलाता है। धारा 119 विनिमय से प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार का वर्णन करती है। धारा 120 में विनिमय के पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 121 धन के विनिमय से संबंधित है। अध्याय 7 ये दान के विषय में है। दान की परिभाषा धारा 122 में दी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है। सीधे सीधे परिभाषा प्रश्न पूछ लिया जाता है। दान का निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। 2 पक्षकार होने चाहिए, एक दाता, एक अदाता, एक देने वाला, एक लेने वाला। विषय वस्तु होनी चाहिए, जंगम हो या स्थावर हो, तथा चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। विषय वस्तु का अंतरण तथा प्रतिग्रहण, विषय वस्तु का अंतरण किया जाए, दूसरे के द्वारा उसको प्रतिग्रहण किया जाए या प्राप्त किया जाए। जबकि प्रतिफल दान के लिए आवश्यक नहीं होता है, अर्थात दान के अंतरण में प्रतिफल नहीं दिया जाता है, यह निःशुल्क दिया जाता है। दान को अदाता अर्थात दान स्वीकार करने वाला या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया जाना आवश्यक होता है। दान दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकार करना आवश्यक है। दान में यदि अदाता की मृत्यु प्रतिग्रहण के पूर्व हो जाती है
तो ऐसा दान शून्य हो जाता है। अर्थात प्राप्त करने वाले जो दान को प्राप्त कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु दान प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। आगे धारा 123 अंतरण कैसे किया जा सकता है। अचल संपत्ति का दान वैध तरीके से किया जा सकता है। संपत्ति को देने एवं लिखित दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करके किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया अंतरण दाता के द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर तथा 2 साक्ष्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। अनुप्रमाणित दृष्टिगत लिखित के द्वारा भी किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति का दान कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित या दृष्टिगत लिखित के द्वारा किया जा सकता है। एक दान पत्र निष्पादन और सत्यापन करके आदाता को सौंप दिया जाता है। आदाता ने दान को स्वीकार कर लिया। विलेख के रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का पत्र संग्रहण करना चाहता है। आदाता का दान पूर्ण है। विलेख का रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। वर्तमान में भावी संपत्ति का दान धारा 124 बताती है। जिस दान में वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों का दान समाविष्ट हो उसमें भावी संपत्ति का दान आरंभ से ही शून्य होता है। भावी संपत्ति अर्थात भविष्य में बनने वाली या जुड़ने वाली किसी भी संपत्ति का दान करने में शून्य होता है, जबकि वर्तमान संपत्ति का दान विद्यमान होता है। जो संपत्ति वर्तमान में है, जिसे हम मौजूद है देख सकते हैं, वो उसका दान जो है वो विद्यमान होता है। भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। निम्न प्रकार के दान संपत्ति अंतरण अधिनियम में शामिल होते हैं। दुर्भर दान, सर्वस्व दान, अनर्ह व्यक्ति का दान, व्यक्ति को दान, ये धारा 127 में है। दुर्भर दान धारा 127, सर्वस्व अदाता ये धारा 128 तथा अनर्ह व्यक्ति का दान, अनर्ह व्यक्ति को दान ये धारा 127 में है। जबकि आसन्न मरण दान धारा 129 संपत्ति अंतरण अधिनियम में शासित नहीं होता है। आगे है सर्वस्व अदाता धारा 128। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 128 में सर्वस्व अदाता को परिभाषित किया गया है। एक सर्वस्व अदाता दाता के शोध देय ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। दान कब निलंबित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, धारा 126 बताती है। ब को 1 लाख रुपए ब की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपए जब चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपए के बारे में दान वैध है एवं 10,000 रुपए के लिए दान शून्य है। क इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि ख इसमें नहीं रहा तो दान समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अनियोज्य दावों के अंतरण के विषय में। अनियोज्य दावों का अंतरण धारा 130 बताती है। अधिनियम की धारा 130 से लेकर के 137 तक में अनियोज्य दावों के अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है। एक अनियोज्य दावे का अंतरणकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित से किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 में अनियोज्य दावों के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है। समुद्री बीमा तथा अग्नि बीमा। ब अ का देनदार है। ब व ऋण स को अंतरित कर देता है। अ से ऋण चुकाने के लिए ब तकादा करता है या डिमांड करता है। अ को अंतरण की यथाविहित सूचना के द्वारा यथाविहित सूचना धारा 131 संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं मिली है और वह ब को सदाय कर लेता है या पेमेंट कर देता है, तो यह सदाय वैध है, ऐसा पेमेंट वैध है और ग उस ऋण के लिए बात नहीं ला सकता। नेक्स्ट हम ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं एक बार देख लेते हैं जिनसे कि प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे तो आपको काफी कुछ लाभ मिलेगा एग्जाम्स के लिए। चलिए धारा देखते हैं। धारा 3 में निर्वचन खंड को बताया गया है। धारा 5 में संपत्ति के अंतरण की परिभाषा बताई गई है। धारा 6 क्या अंतरित किया जा सकेगा यह बताती है। धारा 8 अंतरण का प्रभाव बताती है। धारा 13 अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण को बताती है, अर्थात अनबोर्न पर्सन के पक्ष में अंतरण। धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण को बताती है, मैचिंग के लिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। धारा 17 संचयन के विरुद्ध नियम को बताती है। धारा 19 निहित हित को बताती है। धारा 21 समाश्रित हित को बताती है। धारा 19 और 21 में हर बार प्रश्न आता है। धारा 19 में निहित हित है और धारा 21 में समाश्रित हित है। धारा 25 में सशर्त अंतरण को बताती है। धारा 26 ये पूर्व भाव्य की शर्त को बताती है। धारा 27 सशर्त परिसीमा को बताती है। धारा 35
निर्वाचन के संबंध में है। 36 और 37 ये प्रभाजन को बताती है। धारा 41 ये दृश्यमान स्वामी को बताती है। धारा 43 अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंतरण को बताती है। धारा 44 सह स्वामी के द्वारा अंतरण को बताती है। धारा 52 ये संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति के अंतरण को बताती है। धारा 53 ये कपटपूर्ण अंतरण को बताती है। धारा 53A ये भागिक पालन के संबंध में है। धारा 54 विक्रय की परिभाषा को बताती है। धारा 56 ये पाश्चात्य क्रेता द्वारा क्रम बंधन के सिद्धांत को बताती है। धारा 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक, धन और बंधक विलय की परिभाषा को बताती है। धारा 60 मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार बताती है। धारा 63 और 70 ये बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि को बताती है। धारा 65 का बंधककर्ता को पट्टा करने की शक्ति के संबंध में बताती है। धारा 67 प्रोबंध या विक्रय के अधिकार को बताती है। धारा 68 बंधक धन के लिए बाद लाने के अधिकार को बताती है। धारा 69A रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में है, कई बार पूछा गया है। धारा 71 बंधकित पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में बताती है। धारा 78 और 79 ये पूर्विकता के संबंध में है। धारा 81 प्रतिपूर्तियों का क्रम बंधन बताती है। धारा 91 और 94 ये एक बार बंधक और सदैव बंधक को बताती है। धारा 92 प्रत्याशन को बताती है। धारा 98 विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को बताती है। धारा 100 भार की परिभाषा को बताती है। धारा 105 पट्टे की परिभाषा को बताती है। धारा 111 पट्टे के पर्यवसान को बताती है। धारा 116 अतिधारण के प्रभाव को बताती है। धारा 118 विनिमय की परिभाषा को बताती है। धारा 122 दान की परिभाषा को बताती है। धारा 127 ये दुर्भरदान को बताती है। धारा 128 सर्वस्व अदाता को बताती है। धारा 129 आसन्न मरणदान और मोहमंडन विधि की व्यावृत्तियों के संबंध में बताती है। और धारा 130 अन्योज्य दावों के अंतरण के संबंध में बताती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने संपत्ति अंतरण अधिनियम के सभी चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके समरी सारांश रूप में इस वीडियो के माध्यम से लिया है। मैंने ये वीडियो केवल उत्तर प्रदेश सिविल जज न्यायिक परीक्षा के उद्देश्य से ही बनाया है। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। वीडियो काफी लंबा है, आप 2 से 3 बार यदि इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो काफी आपको सहायता इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।